गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एमएससी फाइनल जूलॉजी की क्लास के लिए और आज हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा। गैस्ट्रुलेशन में तीनों जर्म लेयर किस तरह से फॉर्मेशन होगा उसके बारे में पढ़ा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कैसे स्पेसिफाई होंगी एक दूसरे के साथ में, इसको हमने स्टडी किया। और तीनों जर्म लेयर आगे जाके कैसे कैसे ऑर्गन्स बनाएंगी इसके बारे में हमने एक आउटलाइन स्टडी की थी। इससे पहले हमने गैमेट के बारे में पढ़ा था। एक जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा एमएससी जूलॉजी के लिए। आज का जो लेक्चर है वो है एक स्पेसिफिक जर्म लेयर के बारे में। हमने तीनों जर्म लेयर के बारे में पढ़ा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म को स्टडी किया था। अब उसमें से हम एक्टोडर्म को लेंगे। हम जानते हैं एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है और उस एक्टोडर्म के द्वारा आगे ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा, सेल स्पेसिफिकेशन के द्वारा, सेल डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो न्यूरल ट्यूब बनेगी वो न्यूरल ट्यूब हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेस होगी, एक आधार होगी और ये आगे जाके डिफाइन करेगी कि कहां पे इसका एंटीरियर पोर्शन ब्रेन बनाएगा, पीछे का पोस्टीरियर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। इस तरह से ये न्यूरल ट्यूब, हॉलो न्यूरल ट्यूब आगे जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बनाएगी। कैसे बनेगा, कैसे शुरुआत होगी, एक्टोडर्म कैसे स्पेसिफाई होगी। हम जानते हैं कि एक्टोडर्म की सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्या होगा कि उसमें से अलग अलग तरह के रीजन्स बन जाएंगे। यही हम न्यूरोलेशन में पढ़ेंगे। ऐसा क्या होगा, वहां पे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस एक्टोडर्म को अलग अलग तरह के प्रोसेस के लिए उसे इंड्यूस करेंगे, उसे स्टिमुलेट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन की डेफिनेशन, न्यूरोलेशन जिसे कहेंगे हम, न्यूरल ट्यूब का बनना। यहाँ पे हम देखें द प्रोसेस बाय विच द थ्री एक्टोडर्मल रीजन्स आर मेड फिजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तीन एक्टोडर्मल रीजन्स आपस में अलग अलग हो जाते हैं, स्पेसिफाई हो जाते हैं। रीजन्स आर मेड फिजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। पहले एपिडर्मिस एक जैसी थी, हमने देखा था एक सिंगल सेल जायगोट हमने पढ़ा था। सिंगल सेल जायगोट में क्लीवेज हुए थे, क्लीवेज से 2 सेल्स बने, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। इस तरह से उसका सेल नंबर बढ़ता चला गया, लेकिन सेल एक जैसी थी, उनमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ था। वहां पे गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बन गई थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब यहाँ पे इस एक्टोडर्म के अंदर भी स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाएगा। यही डेवलपमेंट बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है, हमारा पूरा स्टडी है इसके ऊपर, जीन एंड डिफरेंशिएशन। जीन कैसे डिफरेंशिएशन को आगे ले जाएंगे, कैसे उस एक सिंगल सेल एम्ब्रायो से, एक सिंगल सेल जायगोट से आगे जाके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, एपिडर्मिस कैसे स्पेसिफाई हो रही है, कौन कौन से जीन इसमें काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे एक लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि एक्टोडर्म 3 रीजन में इसमें डिवाइड हो जाएगी और ये 3 रीजन कौन कौन से होंगे, एपिडर्मिस, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड न्यूरल प्लेट। ये एपिडर्मिस 3 पार्ट में डिवाइड होगी। इन 3 पार्ट को डिवाइड करने के लिए ऐसा क्या हुआ, क्यों डिवाइड हुई, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, हमें पता होना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है। सारी सेल्स में सारे जीन्स एक जैसे हैं, लेकिन आगे अलग अलग जीन्स क्यों बना रही हैं ये। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम कह सकते हैं, जीन्स कह सकते हैं, BMP, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स। आप इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। ये एमएससी में जीन एंड डिफरेंशिएशन में आपको जीन्स के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं BMP, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स। इन तीनों जर्म लेयर के स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, अगर BMP का लेवल यहाँ पे हाई रहता है किसी सेल्स में, तो वो उस एक्टोडर्म को एपिडर्मिस बनाने के लिए इंड्यूस करेगा। उस एक्टोडर्म के पार्ट से एपिडर्मिस बन जाएगी। वो एपिडर्मिस आगे जाके आउटर सरफेसेस बनाएगी। आउटर सरफेसेस के बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे बाहर के जो हेयर होते हैं, नेल होते हैं, क्लॉज होते हैं, स्किन होती है, वो सारे पार्ट आगे जाके ये चीजें बनाएंगी, एपिडर्मिस बनाती है, हम जानते हैं इन चीजों को।
दूसरी हम बात करते हैं कि बीएमपी का लेवल अगर मॉडरेट रहता है तो बीएमपी लेवल मॉडरेट, मध्यम स्तर का, न ज्यादा न कम। अगर बीएमपी का लेवल मॉडरेट रहता है तो वहां की जो सेल्स होंगी एक्टोडर्म की वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहलाएंगी। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में न्यूरॉन्स आएंगे, उनसे निकलने वाली नर्व्स आएंगी, ग्लियल सेल्स आएंगी, बहुत सारे ये सेल्स इसमें बनेंगी। तो इनको कौन बनाएगा? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाएंगी। आगे हम बात करते हैं, अगर बीएमपी लेवल वेरी लो रहता है, बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन जो है वो बहुत ही कम बनती है, तो उसमें बनने वाला जो पोर्शन होगा वो होगा न्यूरल प्लेट, उसे कहेंगे हम न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट आगे जाके न्यूरल ट्यूब बनाएगी, न्यूरल ट्यूब आगे जाके ब्रेन बनाएगी, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, और इस तरह से ये हमारी एक्टोडर्म हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का एक बेस बन जाएगा यहाँ से। तो हमारी समझ में ये आ जाना चाहिए, हमें ये आ जाना चाहिए कि जो भी एक्टोडर्म का स्पेसिफिकेशन हो रहा है वो बीएमपी के डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है। अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से ये एक्टोडर्म इन 3 लेयर्स में डिवाइड हो गई, एपिडर्मिस, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड न्यूरल प्लेट। इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरुलेशन, न्यूरल ट्यूब का बनना। ये न्यूरल ट्यूब कैसे बनेगी इसको हमने 2 डायग्राम के द्वारा यहाँ पे बताया है। पूरी प्रोसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी न्यूरुलेशन एंड सेकेंडरी न्यूरुलेशन। सबसे पहला जो मैंने ये डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये बताया है प्राइमरी न्यूरुलेशन। इसमें प्राइमरी न्यूरुलेशन में हम देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब का जो फॉर्मेशन होगा, यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द एपिडर्मिस, सॉरी वो दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द पोर्शन ऑफ एक्टोडर्म। ये देख सकते हैं हम, इसमें ये जो येलो कलर का मैंने स्पेसिफाई किया है ये है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और बीच का जो पोर्शन है वो है न्यूरल प्लेट। धीरे 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 ये जो न्यूरल प्लेट की जो सेल्स हैं उनका आकार बढ़ने लगता है, वो थिक होने लगती हैं और नीचे की ओर धंसने लगती हैं, तो एक तरह का ग्रूव डेवलप हो जाएगा। एज टाइम प्रोसीड्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ a neural groove which is U-shape, and after some time this U-shaped neural groove increases in size and it forms neural fold। जैसे जैसे ये न्यूरल ग्रूव यू शेप की न्यूरल ग्रूव नीचे की ओर झुकती जाएगी तो इसके जो किनारे होंगे उनको हम न्यूरल फोल्ड कह देंगे। ये न्यूरल फोल्ड आपस में, जैसे किनारे आपस में मिल गए, ये किनारे आपस में मिल जाएंगे, और ये जब न्यूरल फोल्ड आपस में मिलेंगे तो एक गोल आकार की राउंड शेप न्यूरल कैनाल हमें यहाँ पे दिखाई देगी, न्यूरल कैनाल बन जाएगी बीच में, और इन एक्टोडर्म और न्यूरल कैनाल के बीच में ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डेवलप हो जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर का पोर्शन, बीच में न्यूरल क्रेस्ट और ये न्यूरल कैनाल, धीरे धीरे न्यूरल कैनाल आगे जाके पूरी तरह से न्यूरल ट्यूब बना लेगी यहाँ पे, और ये इस एक्टोडर्म से पूरी तरह से अलग हो जाएगी। इस तरह in the primary neurulation we study the neural tube formation with the formation of neural groove. As the time passes, this neural groove increases in size and forms neural fold, and these neural fold fuse together and form neural tube. This whole process is called the primary neurulation. इसे primary neurulation कहते हैं, जिसमें neural fold का formation होता है। इसे हम आसानी से इस चित्र के द्वारा यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये एक्टोडर्म है, नीचे की ओर ये न्यूरल ट्यूब बन गई, बीच में न्यूरल कैनाल होगी, और ये जो साइड में ये जो सेल्स होंगी उन्हें न्यूरल क्रेस्ट सेल कह देंगे। तो एक्टोडर्म एपिडर्मिस ये बना लेगी, न्यूरल ट्यूब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, और न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होंगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करेंगे। इस तरह से हमने प्राइमरी न्यूरुलेशन को यहाँ पे स्टडी किया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी न्यूरुलेशन।
सेकेंडरी न्यूरलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जैसा आप चित्र में डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है एक्टोडर्मल लेयर। इन द सेकेंडरी न्यूरलेशन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज विद द एग्रीगेशन ऑफ मेसेंकाइमल सेल्स बीनीथ द एक्टोडर्मल लेयर। एक्टोडर्मल लेयर के नीचे छोटी छोटी मेसेंकाइमल सेल्स डेवलप होने लगती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं। धीरे धीरे ये जो मेसेंकाइमल सेल यहाँ पे एग्रीगेट हुई हैं, वो आगे जाके एक सॉलिड, हम देखेंगे यहाँ पे सॉलिड क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब का निर्माण करती है। इस एक्टोडर्म के नीचे एक सॉलिड न्यूरल ट्यूब बनेगी, वो न्यूरल ट्यूब जिसमें धीरे समय के साथ में न्यूरल केनाल बीच में विकसित हो जाएगी, और जैसे ही न्यूरल केनाल इसमें विकसित होगी ये इस एक्टोडर्म से अलग सेपरेट हो जाएगी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है, इसमें न्यूरल ग्रूव बन रही थी, न्यूरल फोल्ड बन रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मेसेंकाइमल सेल्स इसमें एग्रीगेट हो जाएंगी, वो एग्रीगेट होकर सॉलिड नर्व को न्यूरल ट्यूब बनाएंगी, और ये न्यूरल ट्यूब आगे जाके होल हो जाएगी और न्यूरल केनाल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को, न्यूरलेशन की प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी न्यूरलेशन एंड सेकेंडरी न्यूरलेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था एक्टोडर्म के द्वारा किस तरह से ये इसका पूरा फॉर्मेशन होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो सॉक्स जो फैक्टर्स थे वो मैंने बताया आपको, बीएमपी के बारे में बता दिया, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स के बारे में आपको स्टडी कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर ये न्यूरल प्लेट जो बनी है वो आगे जाके किस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। ये जो न्यूरल प्लेट होती है इसमें 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं न्यूरल प्लेट में, जिनको हम कहते हैं सॉक्स फैक्टर, सॉक्स 1, 2 and 3. These SOX transcription factor stimulate the neural plate cells to form the brain and spinal cord and suppress or inhibit the formation of BMP, bone morphogenic protein, which is responsible for the formation of epidermis and neural crest cells. इसीलिए अगर हम बात करते हैं न्यूरल प्लेट सेल्स की, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होगा आगे डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो सॉक्स फैक्टर्स होंगे। इसमें बीएमपी का लेवल बहुत कम होगा, यहाँ पे पहले पता चल गया बीएमपी बहुत कम है, तो इसमें दूसरे फैक्टर काम करेंगे। दूसरा फैक्टर कौन काम करेगा, सॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो इसको आगे जाने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरी तरह से न्यूरलेशन के ऊपर था, किस तरह से होता है, कौन कौन से इसके डायग्राम है वो हमने आसानी से यहाँ पे क्लैरिफाइड डिफाइन किया यहाँ पे, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में। थैंक यू।